today we'll be going to start the acid, base and salt chapter of class 10. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि ये चैप्टर का जो बेस रहेगा वो हमारा रहेगा एशचाम. विल बी डिस्कसिंग द होल चैप्टर एज पर द एशचाम. एशचाम में जिस तरह से टॉपिक वाइज दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको पूरा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. जो एशचाम का पहला टॉपिक आता है कि एक्चुअली में हमारे जो नेचर है उसमें दो टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं, बेसिकली एसिड और बेस. उन दोनों से ही हमारा तीसरा सब्सटेंस निकलता है जिसे हम बोलते हैं सॉल्ट. सो बेसिकली वी कैन से दैट इन दिस चैप्टर देयर आर टू बेसिक सब्सटेंसेस, एसिड एंड बेस. इन्हीं दोनों से हमारा ऑब्टेन होता है थर्ड सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड सॉल्ट. सो सॉल्ट अपने आप में अलोन भी मिल जाता है और सॉल्ट कभी कभी हम इसको लैब्स में मैन्युफैक्चर भी करते हैं एज वेल एज इन इंडस्ट्रीज में हम इसको मैन्युफैक्चर करते हैं. तो सॉल्ट इज नथिंग बट जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस. यानी एसिड का कोई पार्ट और बेस का कोई पार्ट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आपका सॉल्ट बनाते हैं. सो in this chapter we are going to discuss basically on these three topics in a detailed manner. साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से इस चैप्टर में हम इसकी रिएक्शन कैसे अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ होती है, इसकी रिएक्शन कैसे अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ होती है. सो इन ऑर्डर टू, अब सबसे बड़ी बात है कि आपके सामने अगर मैं कोई दो चीज दे दूं, एसिड दे दूं और बेस दे दूं, तो हाउ वुड यू रिकॉग्नाइज कि ये इसमें से एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है. तो ये पहचानना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. इसलिए हमारे नेचर में हमारे पास कोई ऐसे इंडिकेटर्स भी आए हैं जिनके थ्रू हम पहचान पाते हैं कि ये एसिड था या बेस था. तो ऐसे इंडिकेटर्स में दो टाइप के इनको बोलते हैं हम. जो इंडिकेटर्स हमारे बेसिकली दो टाइप के होते हैं. नेचुरली जो हमें नेचर में मिलते हैं और दूसरा आता है हमारा लैब्स प्रिपेयर्ड, जिनको हम लैब्स में प्रिपेयर करते हैं या फिर फैक्ट्रीज में प्रिपेयर करते हैं. दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल. इनको दूसरा नाम इनका होता है आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स. अब ये इंडिकेटर्स जो होते हैं ये भी अपने आप में अलग अलग टाइप के होते हैं. फॉर एग्जांपल कुछ जो होते हैं वो होते हैं सेंस करते हैं थ्रू टेस्ट, कुछ होते हैं थ्रू स्मेल, कुछ होते हैं थ्रू योर कलर चेंज. सो बेसिकली इफ वी डिस्कस, तो नेचुरली में हमारे पास जो होता है, हम सबसे ज्यादा जो कॉमन यूज करते हैं वो यूज करते हैं लिटमस का. सो वेरी कॉमन व्हिच इज यूज्ड इज लिटमस. सो लिटमस जो होता है एक तरीके का पौधा होता था पहले, और उसी के रस से निकला हुआ जो हमारा सॉल्यूशन से प्रिपेयर होता है हमारा एक पेपर, दैट इज कॉल्ड लिटमस पेपर. सो लिटमस पेपर की प्रॉपर्टी होती है बेटा कि लिटमस पेपर को अगर आपने एसिड में, लिटमस पेपर को अगर आपने एसिड में डिप किया तो आपका लिटमस पेपर जो अगर ब्लू कलर का होगा तो वो चेंज हो जाएगा इन रेड कलर. सो उसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू टू रेड. सिमिलरली अगर लिटमस पेपर को आपने बेस में डिप किया तो आपका जो कलर अगर रेड का होगा तो वो हो जाएगा ब्लू में कन्वर्ट. अब आप मुझसे पूछो कि अगर मैं इस एसिड में रेड ही डिप करूं, तो अगर सिर्फ रेड कलर का ही लिटमस पेपर अगर डिप करूं तो क्या होगा, तो देयर विल बी नो कलर चेंज. इफ रेड कलर लिटमस पेपर इज dipped into the acid then there will be no color change. Similarly अगर बेस में मैं ब्लू कलर का डिप करूंगा तो वो ब्लू ही रहेगा. Are you getting my point? So उल्टा ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं ब्लू करूं तो रेड हो जाएगा. नहीं, इसको याद करने की एक ट्रिक भी है, दैट इज रेड और एसिड दोनों में ही डी आता है. यानी एसिड में कलर क्या हो जाएगा, रेड. सिमिलरली बेस और ब्लू दोनों में ही ई आता है लास्ट में. सो एसिड और बेस को याद करने का ये एक छोटी सी ट्रिक है जो मैंने अभी आपको बताई. सो इससे आगे बढ़ते हैं. ये तो एक जस्ट कॉमन सबसे सिंपल जो कॉमनली यूज हमारा लैब्स में यूज होता है, दैट इज अ लिटमस पेपर. इसके अलावा भी हमारे पास कुछ होते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं मिथाइल ऑरेंज की. मिथाइल ऑरेंज की क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज की प्रॉपर्टी होती है कि इसे अगर आपने एसिड में डिप करोगे
in acid it will turn to red. Similarly, मिथाइल ऑरेंज अगर आप इसको बेस में डिप करोगे तो इसका कलर हो जाएगा क्या? येलो. So this is also a color indicator जो कलर से पहचानता है कि ये एसिड है या बेस. Give me your 5 minutes. Another is phenolphthalein. So this is artificial. मैं आपको बता दूं phenolphthalein जो है स्पेलिंग का मिस्टेक हो सकती है. phenolphthalein जो होता है आपका ये एक कलरलेस होता है. नेचुरली अगर से कोई बात करें तो ये एक कलरलेस लिक्विड है. ठीक है, ये एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर है. दिस इज नॉट फाउंड इन नेचर. इसको लैब्स में प्रिपेयर किया जाता है. सो phenolphthalein की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप इसे एसिड में डिप करोगे तो ये इसका कलर कलरलेस ही रहेगा, और अगर इसे आप बेस में डिप करोगे तो इसका कलर हो जाएगा डार्क पिंक हो जाता है. डार्क पिंक. और इसको कभी कभी हम इसे वायलेट कलर भी बोलते हैं. अगर ज्यादा मात्रा में इसको डाल दिया जाए तो इसका ये वायलेट कलर भी ले लेता है. सो ये हमारे कुछ इंडिकेटर्स है जो मैंने डिस्कस करे. लेकिन इन सब से ऊपर एक हमारा टर्मरिक भी होता है और हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी होते हैं. तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स अगर आपसे पूछे तो क्या होते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बेटा वो होते हैं जो टेस्ट के थ्रू, यानी जो टेस्ट के थ्रू हम टेस्ट करेंगे तो उनका कलर के थ्रू उसको बताते हैं. दैट इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. एंड आगे भी अगर हमारे बात करें तो हमारे मेन जो हमें पढ़ना है बस यही पढ़ना था. लिटमस पेपर और मिथाइल ऑरेंज एंड आपका phenolphthalein. आपका टर्मरिक भी होता है, वो भी कलर चेंज करता है, बट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस. सो विल डायरेक्टली मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर. अच्छा, अभी आपने ये देखा कि ये मिथाइल ऑरेंज में हमने डिस्कस किया और phenolphthalein भी डिस्कस किया. इन दोनों की प्रॉपर्टी एक ये होती है कि ये सिर्फ कलर चेंज करके ये बता देते हैं कि एसिड है या बेस है. बट अगर आप ये देखना चाहो कि इनकी कितना पावरफुल है ये आपको नहीं पता चलता. मतलब अगर ये तो पता चल जाएगा कि एसिड है, लेकिन कितना पावरफुल एसिड है दैट विल यू नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. सो उसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने कुछ इंडिकेटर्स बनाए. दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर. यूनिवर्सल इंडिकेटर की खास प्रॉपर्टी ये होती है कि काम तो लिटमस पेपर की तरह ही करता है, बट ये हमें स्ट्रेंथ भी बताता है कि एसिड कितना ज्यादा स्ट्रांग है और कितना वीक है. तो उसी को देखते हुए हमारा सबसे पहला इंडिकेटर जो आया था वो था हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर. तो यूनिवर्सल इंडिकेटर की प्रॉपर्टी होती है कि ये एक चार्ट होता है बेटा. ठीक है, इसमें बीच में होता है 7 और इसकी स्टार्टिंग होती है 1 2 3 4 5 6 और यहां से शुरू होती है 8 9 10 11 12 13 और ये 14. ओके, सो इधर 7 से इधर के साइड वाला जितना है ये आपका होता है बेस, और 7 से इधर वाला ये होता है आपका पूरा एसिड, और ये होता है न्यूट्रल. ये ना तो एसिड होता है ना ये बेस होता है. सो इट इज अ न्यूट्रल इंडिकेटर, न्यूट्रल पॉइंट. यानी कि ये जनरली होता है हमारा वाटर का. जब हमारा वाटर होता है तो एक न्यूट्रल होता है, ना बेस होता है ना एसिड होता है. कंडीशन है इसमें कोई खास बड़ी इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए. अगर प्योर वाटर है तो उसका कलर जो आएगा वो न्यूट्रल कलर आएगा. अगर आपके पास एक्स्ट्रा बुक है तो उसमें आप देख भी सकते हो कि न्यूट्रल का क्या कलर इन्होंने शो ऑफ किया गया है. ये भी ओके. सो अब यहाँ पे एक चीज देखेगा, अगर 1 की बोले 1 तो 1 इंडिकेट करता है बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड. बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं 1 कैटेगरी में होते हैं. जो वीक एसिड्स होते हैं वो आ जाते हैं आपके किस कैटेगरी में? ये आ जाते हैं वीक एसिड्स. यहाँ पे 6 नंबर.
यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड से बढ़ना शुरू हुआ और स्ट्रॉन्ग एसिड धीरे 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 वीक एसिड में कन्वर्ट हो गया, उससे आगे फिर न्यूट्रल आ जाता है। अब न्यूट्रल के बाद जैसे जब आगे बढ़ेंगे तो ये 14th नंबर पे हो गया, ये हो गया आपका क्या, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये वाला जो हो गया ये हो गया आपका क्या, वीक बेस। तो अब आप कंडीशन को समझ सकते हो, 1 से 14 तक का स्केल बता सकते हैं। तो ये कलर होता है बहुत डार्क रेड वाला बेटा, बहुत डार्क रेड। तो जब आपका इंडिकेटर का कलर, लिटमस पेपर का इंडिकेटर का कलर थोड़ा सा रेड हो जाए, समझ जाना ये 1 कैटेगरी में होगा। आप उसको स्केल को लेके आएंगे और इस पे पॉइंट आउट करेंगे तो आपको पता चलेगा। आप लिटमस पेपर जब यहाँ पॉइंट आउट करोगे और कलर मैच करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। सो दिस वाज द यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब आता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स क्या होते हैं। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिकली वो एसिड होते हैं, ऑल द एसिड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड आर द स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी कि हमारे जो 3 मेन एसिड्स होते हैं HCl, H2SO4 और HNO3, ये जनरली कैसे एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं बेटा। अगर हम वीक एसिड्स की बात करें तो टार्ट्रिक एसिड हो गए, सिट्रिक एसिड हो गए और आपका कार्बोनिक एसिड्स हो गए, ये सारे के सारे आपके कैसे एसिड्स कहलाते हैं, वीक एसिड्स कहलाते हैं। वाई वीक कहलाते हैं, क्योंकि अगर आप इनको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो इनका डिसोसिएशन पावर जो होती है, डिसोसिएशन पावर अभी शायद आप ना समझो, यानी अगर पानी में डालोगे तो इसमें से H आयंस निकलते हैं एसिड में से, H+ आयंस, H+ आयन। तो ये H+ आयंस कितने ज्यादा निकल रहे हैं उसी के बेसिस पे हम स्ट्रॉन्ग और वीक करते हैं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जैसे कि H2SO4, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आप इन्हें डालोगे तो बहुत फास्ट डिसोशिएट होंगे, बहुत जल्दी जल्दी H+ आयंस निकलेंगे। लेकिन अगर यही बात आप टार्ट्रिक एसिड्स, टैमरिन एसिड्स, सिट्रिक एसिड की बात करोगे तो उसमें ये चीज नहीं होती है, उसमें बहुत स्लो प्रोसेस होता है, इस वजह से इन्हें वीक एसिड्स भी बोलते हैं। सिमिलरली ये आपके वीक एसिड्स और वीक स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गए, एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस भी बोलते हैं। विल डिस्कस। आई थिंक आपको जो हमारे शाम का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, चैप्टर के अकॉर्डिंग, इसमें हमने जब टॉपिक कवर किया वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का था। अब इसी के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है एज पर द एस्टान, वो है कि हमारा कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड क्या होता है। मैं आपको बता दूं, देखो होता क्या है, अगर आप चीनी के एग्जांपल के साथ समझते हैं, एक्चुअली में जब हम चीनी का घोल जो होता है तो बहुत ज्यादा चीनी मिलाते हैं, पानी में बहुत ज्यादा चीनी मिला देंगे तो होगा क्या, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन बनेगा। उस स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन का मतलब ये समझिए कि उसको जब आप चखोगे, एक तो उसका आपको टेस्ट बहुत ज्यादा मीठा नजर आएगा, प्लस उसका जो गाढ़ापन होता है वो भी ज्यादा नजर आता है। ऐसा कई बार ये देखा होगा, तब आप कहते हो कि जब ये बहुत ज्यादा गाढ़ा हो रहा है तो इसको हमें पतला करना पड़ेगा, तो आप क्या करते हो, उसमें पानी मिलाते हो, राइट। तो सिमिलरली एसिड्स का भी वही होता है। जब आपके 2 टाइप के एसिड्स होते हैं, एसिड्स 2 टाइप के होते हैं, अभी भी हमने पढ़ा था कैसे, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। एसिड बेसिकली 2 होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग एसिड्स को हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड्स, और इनको बोलते हैं हम क्या, डाइल्यूट एसिड। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या कंसंट्रेटेड एसिड्स को हम डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं? सो आंसर इज यस। यानी कि अगर H2SO4 हाईली कंसंट्रेटेड हो तो इसको हम डाइल्यूट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें बाय एडिंग वाटर। हाउ? अब इसका एक प्रोसेस होता है। अब कहते हैं कि गलत प्रोसेस कभी भी नहीं करना चाहिए। आटे में क्या करते हैं, हमेशा क्या मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं, ना कि नमक में आटा मिलाते हैं। तो सिमिलर प्रोसेस इज दिस आल्सो। सो अब आप ये समझ के चलिए, जो एसिड होता है वो नमक है और आटा क्या है आपका, पानी है। सो अगर ये 2 बीकर है, इसमें आपका क्या है, वाटर, और इसमें आपका क्या है, H2SO4, जो कि किस फॉर्म में है, कंसंट्रेटेड। और याद रखिए कंसंट्रेटेड को हम कैसे दिखाते हैं, उसके आगे एक वर्ड लिखते हैं जिससे बोलते हैं क्या, कॉन्क। क्या बोलते हैं, कॉन्क।
अगर इसी को हमें डाइल्यूट करना है तो उसके आगे लिख देते हैं हम दिल, मतलब वाला दिल नहीं, दिल वाला डाइल्यूट वाला दिल, डाइल्यूट H2SO4। सो कॉन्क H2SO4 से डाइल्यूट H2SO4 जाने के क्या प्रोसेस है? आप सोचोगे ये तो बहुत बड़ी क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। दिस कम्स रेगुलरली। व्हाई इट कम्स रेगुलरली? क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि केमिस्ट्री का बेस है। अक्सर जो केमिस्ट्री लैब्स में एक्सीडेंट्स होते हैं वो इसी वजह से होते हैं। अगर कोई थोड़ी गलती इस प्रोसेस में कर दे, यानी केमिस्ट्री लैब में अगर किसी ने कंसंट्रेटेड H2SO4 से डाइल्यूट H2SO4 बनाने में थोड़ी भी गलती कर दी तो आग लगा देता है। इस वजह से जब आप 11th-12th में जब आप जाओगे और अपने लैब असिस्टेंट से अगर आप कहोगे कि मेरी लैब बीकर में डाइल्यूट H2SO4 खत्म हो गया है, मेरे को कॉन्क H2SO4 दे दो, मैं सिर्फ डाइल्यूट करने, वो कभी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होती है। रिस्क कैसी कि आप कहीं गलती कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट में जाते हुए आपने गलती कर दी तो आप लैब में खुद को तो नुकसान पहुंचाओगे ही, आसपास जितने लोग होंगे उन्हें भी नुकसान पहुंचा दोगे। सो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CBSE एग्जाम्स, राइट? सो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि कॉमन H2SO4 से डाइल्यूट H2SO4 जाने का क्या प्रोसेस है। तो उसका मैं प्रोसेस आपको समझाता हूँ क्या है। अगर आपके पास बीकर में H2SO4 है और दूसरी बीकर में आपका क्या है, वाटर है, तो द प्रोसेस इज कि आपके पास रॉड होनी चाहिए, और वो रॉड कौन सी होनी चाहिए? ग्लास की, यानी शीशे की रॉड होती है, लैब में मिलती है, दैट इज कॉल्ड ग्लास रॉड। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये एसिड धीरे धीरे इसमें डालना शुरू करते हैं, 2 बूंद 3 बूंद 4 बूंद थोड़ा थोड़ा डालेंगे और रुकेंगे, फिर उसके बाद रॉड को हिलाएंगे और उसको रॉड को भी मिक्स करेंगे। फिर क्या करेंगे, जब आपको मिक्स हो जाएगा तो फिर दोबारा से इसमें एसिड डालेंगे और तब तक करेंगे जब तक आपको जितना डाइल्यूट उसे करना है, याद रखिएगा, जितना डाइल्यूट उसे करना है, कब जितना कम पावरफुल बनाना है उतना ज्यादा पानी देना। जितना ज्यादा पानी लोगे उससे क्या फायदा होगा, उतना वीक एसिड बनता चल जाएगा। और अगर आप H2SO4 डालते जाओगे तो क्या होगा, वो उसकी वीकनेस किसमें कन्वर्ट होती चली जाएगी, स्ट्रॉन्गनेस में, राइट? तो जितना एसिड डालोगे उतना स्ट्रॉन्ग बनता चला जाएगा। ओके, क्लियर हो गया? सो दिस इज द वे योर हाउ कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट में जाने का प्रोसेस है। अब गलती क्या होती है, बच्चे क्या करते हैं कि H2SO4 में पानी डाल देते हैं, दैट इज अ कंप्लीट ब्लंडर। वो बहुत गलत होता है। क्यों ब्लंडर होता है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब आप H2SO4 में पानी डालोगे तो होगा क्या है, इसमें बहुत ज्यादा हीट निकलेगी, क्योंकि उस वाटर को सब एक इमेजिन कीजिए, आप एक जॉम्बीज, इसे जॉम्बीज समझिए। जॉम्बीज में क्या होता है, जॉम्बीज के पास अगर एक आदमी चला जाएगा तो उसे नोच के खा जाता है, राइट? ऐसे होता है ना, हॉलीवुड मूवीज में भी ऐसे दिखाते हैं। सो सेम काम होता है वाटर के साथ में। जब वाटर की 2-4 बूंद, थोड़ा बहुत पानी इस जॉम्बीज के पूरे बैंक में जाएगा तो होगा कि ये सब इसको खाने को दौड़ेंगे क्या, तो खुद भी बाहर निकलेंगे और आग लेके बाहर निकलेंगे, गुस्से में निकलेंगे सब बाहर। सेम काम, जैसे ही आप इसमें H2SO4 में वाटर डालने की कोशिश करोगे, एकदम से उसके अंदर इतना ज्यादा हीट लिबरेट होगा कि वो सारा स्प्लैश हो जाएगा आपकी आंखों पे, और आपकी आंखों को भी नुकसान पहुंचाएगा, प्लस आपके कपड़ों को नुकसान पहुंचाएगा, और आसपास जो लोग होंगे उनके मुंह पे भी ऐसे जाएगा ना। इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़े थोड़े जॉम्बीज को इसमें डालते हैं। जब थोड़े थोड़े जॉम्बीज डालेंगे तो वाटर क्या करते हैं, उनको किल कर देते हैं। अगर आपके ऊपर 1-2 जॉम्बीज का अटैक होगा तो आप उसे बंदूक से मार देंगे ना, सिमिलरली 1-2 जॉम्बीज का अटैक होगा तो वाटर झेल जाता है। लेकिन अगर ज्यादा इसको इसमें डालोगे तो उल्टा बोलोगे तो नुकसान आप ही करेगा। तो ध्यान रखिएगा कि हमेशा H2SO4 को वाटर में डालते हैं, ना कि वाटर को एसिड में डालते हैं। आंसर ये होगा, और रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज अगर वो डालेगा तो बहुत ज्यादा हीट लिबरेट होगी, बहुत ज्यादा हीट निकलेगी और ये आग तक पकड़ सकता है और आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो दिस विल बी योर आंसर इन इंग्लिश लिख देना। और दूसरी चीज, कोई पूछ ले व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इट इज, तो रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन होगी, दिस विल बी अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मतलब बहुत ज्यादा हीट निकलने वाली रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, राइट? So this was the topic of action that we have just discussed.
हमें कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी। कुछ प्रॉपर्टी, इसमें पहली प्रॉपर्टी क्या है? इसमें पहली प्रॉपर्टी होती है कि इसका टेस्ट कैसा होता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हो 6th क्लास में। इसका टेस्ट होता है सोर। सोर क्या होता है? खट्टा। खट्टा टेस्ट होता है। अब ऐसा मत करना कि ऐसे कुछ में डाल के टेस्ट करने के लिए ना, नुकसान तो देता है। अब अगर आपको वाकई में ऐसे को टेस्ट करना है तो 2-4 ग्रेप्स मंगा के 2-4 आपका जो फ्रूट्स होते हैं, लेमन जूस वगैरह पी लेना, उससे आपको पता चल जाएगा कि ऐसे खट्टा होता है कि कड़वा होता है। ठीक है, कभी एस्ट्रेस को मुंह में डाल के चेक करके ना चाहो कि खट्टा है, वो मत करना, जीव अंदर खत्म कर देगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी कि ये अभी बताया था मैंने, ये ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है? ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है? खुद को पता होगा ना, अभी बताया था, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। ये इसकी प्रॉपर्टी की है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? ये एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्या कंडक्ट करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। आपने सुना भी होगा, आपके जो घर की बैटरीज होती हैं, राइट, तो बैटरी में लिखता है लेड एसिड बैटरी, आपने सुना होगा, लेड एसिड बैटरी। तो एक्चुअल में उसके अंदर लिथियम नाम का एक एसिड होता है, उसमें लिथियम मेटल होता है सॉरी, लेकिन उसमें कोई एसिड डलता है, आई थिंक H2SO4 ही होता है, तो वो आपका एसिड कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, राइट। इसका फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है कि एसिड मेटल्स को, फोर्थ प्रॉपर्टी की मेटल्स को अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो बनता है क्या आपका? सॉल्ट प्लस H2 गैस। यानी कि अब एग्जाम में अगर पूछेगा तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी? व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल्स इट गिव्स राइज टू सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेटल ले लीजिए, क्या होगा? जिंक यानी Zn, और इसको रिएक्ट कराएंगे किसके साथ? H2SO4 के साथ। तो क्या बनता है आपका? ZnSO4 plus H2. ZnSO4 plus H2. So this is the, ये क्या है आपका? मेटल रिएक्टिंग विद एसिड गिव राइज टू सॉल्ट, दैट इज ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब एग्जाम में कुछ पूछता है, छोटा सा क्वेश्चन आता है यहाँ से कि हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ H2 गैस? पता है कैसे टेस्ट करते हैं? तो अब एक कैंडल होती है, कैंडल, बर्निंग कैंडल को लेके आइएगा इसके पास जहां से रिएक्शन कराओगे। तो इस रिएक्शन को जब आप कराओगे तो इसमें से क्या निकलते हैं? बबल्स निकलते हैं, और वो गैस के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। उन गैस के पास जब आप अपनी कैंडल लेके आओगे तो वो पॉपिंग साउंड देंगे। पॉपिंग साउंड कैसे होती है? पटाखों वाली साउंड, उससे जलेगा और ये आपको